हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, आज का कोई टॉपिक नहीं है। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था बच्चों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो तो सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल से लॉज जो थे वो आपको डिस्कस करने थे। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताई थी, क्वेश्चन आपने साथ साथ में सॉल्व कर दिया था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, सबने तो मुझे आंसर नहीं भेजे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने भेजे। अब कुछ क्वेश्चंस मैक्सिमम बच्चों के डाउट हैं, ठीक है, वो कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ टेक्स्ट बुक के। पहले आपको टेक्स्ट बुक के ही सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1.8। क्वेश्चन में ही टॉपिक है, टॉपिक में ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन का ऑक्साइड है, मतलब आयरन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं इसमें। in which the mass percentage of iron and oxygen, आयरन की मास परसेंटेज 69.9 है और बाकी जो है 100 में से 30.1% वो ऑक्सीजन है। कहा जा रहा है इसका फॉर्मूला निकालिए। तो ऐसे ही कुछ टेबल हमने बनाया था पहले से, तो फिर से एक टेबल मान लीजिए। उस दिन मैंने वीडियो लेक्चर नहीं बनाया था, इसी तरह से इमेजेस से और ऑडियो से आपको समझाया था, वो आज ले लीजिए, भी वीडियो लेक्चर भी आ गया। हमने कहा था एक टेबल बनाना है, बस इस टेबल में जितने कॉलम हैं उतने ही स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप लिखो सीरियल नंबर 1 और 2, 2 ही एलिमेंट्स हैं। 3 होते तो 1 2 3 लिखता, 4 होते तो 1 2 3 4 लिखता। सेकंड स्टेप, सेकंड कॉलम, एलिमेंट्स लिखने हैं, एलिमेंट का सिंबल लिखो या पूरा एलिमेंट लिखना है वो लिखिए। एक आयरन है, दूसरा ऑक्सीजन है। स्टेप नंबर 3 मतलब थर्ड कॉलम, परसेंटेज लिख लो जी। आयरन की परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखी है 69.9% और ऑक्सीजन 30.1% दे रखा है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कॉलम एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए। आयरन का एटॉमिक मास है 56, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ऑक्सीजन O2 नहीं, O। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। फिर हमें निकालने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। वैसे तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन यहां गिवन मास नहीं, मास परसेंटेज है, तो उसी से काम चलाएंगे। इसके रिलेटेड इसके कितने मोल्स, इसके रिलेटेड इसके कितने मोल्स। तो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, इस स्टेप में हम ये करते थे। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज 69.9 अपॉन एटॉमिक मास 56, परसेंटेज 30.1 अपॉन एटॉमिक मास 16। इसको सॉल्व करके आंसर आता है 1.25। सॉल्व करके देख लीजिए आप। इसको सॉल्व करके आंसर आता है 1.88। 1.88, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप है सिंपल रेशो। हम इनकी सिंपल रेशो निकालनी है। इस स्टेप में मैंने आपको कहा था कि जो स्मॉल आंसर होगा उससे दोनों को डिवाइड कर लेना। तो 1.25 1.88, स्मॉल आंसर है 1.25, इससे दोनों को डिवाइड कर लो। 1.25 अपॉन 1.25 आंसर आता है 1। 1.88 अपॉन 1.25, सेम से दोनों को डिवाइड करना है। ये मैथमेटिक्स है, सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास केमिस्ट्री पढ़ने वाले, बायो वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं, मैथ वाले, तो हम सिंपल वे से मैथमेटिक्स समझाते हैं। ठीक है, ये डिवाइड करके आंसर 1 आया, ये डिवाइड करके आंसर 1.5 आया। ठीक है, लेकिन सिंपल होल नंबर रेशो चाहिए हमें, परसेंटेज में आंसर नहीं चाहिए, होल नंबर रेशो चाहिए ताकि सही फॉर्मूला बन सके। तो होल नंबर रेशो के लिए हमने क्या किया, देखिए बच्चों, डबल कर दिया। सिर्फ इसको नहीं, इसको भी। इसको डबल करने से 1.5 का डबल हो गया 3। अब इसको डबल किया तो इसको भी डबल करना है, इसको डबल किया तो हो गया 2। तो रेशो आई 2:3, फॉर्मूला आया Fe2O3। वैसे भी आयरन के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला यही होता है। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट किसी स्टेप में होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन देखना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1.34, एक्सरसाइज का 1.34 क्वेश्चन है। थोड़ा टफ, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं। इसमें मोल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला सब मिक्स हो गया है। इवन की लिमिटिंग रिएक्टेंट, साइकोमेट्री भी मिक्स हो गई। तो सारे टॉपिक्स का निचोड़ है ये एक क्वेश्चन। प्योरली एंट्रेंस के क्वेश्चन है, कंप्यूटर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं टॉपिक्स मिक्स करके। तो देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, वेल्डिंग फ्यूल जिसे वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग फ्यूल गैस है, वो कार्बन और हाइड्रोजन की गैस होती है।
यहां पे भी यही लिखा है, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है कार्बन हाइड्रोजन की, कार्बन एंड हाइड्रोजन की, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला क्या है वो हमें नहीं पता। ऐसे लिख लेते हैं CXHY। ये CH4 हो सकता है मीथेन, C2H2 हो सकता है, C2H6, क्या पता, हमें नहीं पता, बस कार्बन हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है। कहा जा रहा है जब इसकी हम बर्निंग कर रहे हैं, जब इसको जला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, ओबी से कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं, तो दो ही चीजें बनेंगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, दो ही चीजें बनेंगी, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, 3.38 ग्राम दे रखा है, और वाटर कितना बन रहा है 0.690 ग्राम, ये भी दे रखा है, और कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और कुछ भी नहीं बन रहा, और कितना बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, कितना बन रहा है वाटर वो भी दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस गैस, इस गैस की 10 लीटर वॉल्यूम, इस गैस की 10 लीटर वॉल्यूम का मास है 11.6 ग्राम। अगर इस गैस को हम 11.6 ग्राम, थोड़ा सा 11.6 ग्राम ले लेना, इतना होगा 11.6 ग्राम, तो वो इतनी स्पेस ऑक्युपाई कर रही है 10 लीटर्स। अब फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर दो। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ गैस निकालो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालिए, तीन चीजें निकालनी है, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला में तो कार्बन हाइड्रोजन की सिंपल रेशो निकालनी है, ध्यान रहे मोल्स की रेशो, कार्बन हाइड्रोजन के मोल्स की रेशो निकालनी है, मास की रेशो नहीं, मोल्स की रेशो, ठीक है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकल जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं पता क्या सॉल्व करूंगा बच्चों, यहां पे सेकंड क्वेश्चन मोलर मास, मैं सबसे पहले मोलर मास सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, यहां पे देखना ध्यान से, ठीक है। बाकी डाटा फिर से पढ़ेंगे। अभी इन्होंने बोला है ये गैस 10 लीटर्स इतना मास है, 10 लीटर्स इतना मास है, मैं इसको कंपेयर करूंगा 22.4 लीटर्स के साथ। किसके साथ, 22.4 लीटर्स के साथ। क्यों, क्योंकि 22.4 लीटर 1 मोल होता है, मोल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 10 लीटर्स 11.6 ग्राम, 1 लीटर इज इक्वल टू 11.6 अपॉन 10 ग्राम। 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स इज इक्वल टू 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि 22.4 लीटर्स 1 मोल ही होता है। और किसी का भी मोलर मास ग्राम्स में लिख लो, वो भी 1 मोल होता है। लो जी, आ गया आपका मोलर मास, ठीक है, ये है मोलर मास। अब सोचो कैसे ये है मोलर मास, क्योंकि ये 1 मोल हुआ ना, मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है 22.4 लीटर 1 मोल होता है, और 1 मोल कितना ग्राम्स होते हैं, किसी का भी मोलर मास ग्राम्स में लिख लो, वही 1 मोल होता है। तो यही है मोलर मास, यही है मोलर मास, इसको सॉल्व कर लेना इजी वे से, दिस इज मोलर मास। तो आपका सेकंड क्वेश्चन निकल गया मोलर मास, ठीक है जी। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकालोगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाता हूं, इट इज ओके, पास करके वीडियो रोक के आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है जी। आगे देखिए अब नेक्स्ट, ओहो रिएक्शन मिटा दी मैंने, फिर से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। CXHYO2 के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है और कुछ भी नहीं बन रहा, लेकिन इधर ये कितने टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है, ये हमें नहीं पता। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम कार्बन हाइड्रोजन की सिंपल मोल्स की सिंपल रेशो लेते थे, होल नंबर रेशो, ठीक है, बस वही निकालेंगे। यहां से मैं कार्बन के मोल निकाल लेता हूं, वहां से मैं हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेता हूं, वही कार्बन हाइड्रोजन ही तो यहां से, यहीं से तो गया हुआ है वो कार्बन हाइड्रोजन, तो वहां जितने कार्बन है उतने ही कार्बन यहां है, वहां जितने हाइड्रोजन है उतने ही हाइड्रोजन यहां पे हैं। अभी तो मैंने XY ऐसे करके लिखा, ये X1 हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। मैं एक काम करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल लेता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is equal to given mass in grams upon molar mass,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले यही कर लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, 100 कार्बन डाइऑक्साइड में 100 कार्बन होंगे, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन है। ठीक है, तो जितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या है उतने ही कार्बन के मोल्स है। लो जी, कार्बन के मोल्स आ गए, यहां से सॉल्व कर लेना, 3.38 अपॉन 44 कार्बन के मोल सॉल्व कर लेना। ऐसे ही वाटर, ऐसे ही वाटर देखिए जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, क्योंकि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो जितने मोल्स इसके आए उसके डबल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 इंटू 0.690 अपॉन 18। हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, कार्बन के मोल्स आ गए। सिंपल रेशियो निकालो, सिंपल रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे? जो स्मॉल आंसर होगा उससे दोनों को डिवाइड कर लेना, कैलकुलेशन है। जो कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो आई वही कार्बन हाइड्रोजन का एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, वही कार्बन हाइड्रोजन का एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। ट्राई करो, नहीं निकलेगा फिर तो मुझे पूरा सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ट्राई तो कीजिए। अगर पुराने टॉपिक्स आते हैं अच्छे से तो निकल जाएगा बच्चों। रिएक्शन स्टोइकोमेट्री भी यूज हो रही है और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, मोल कॉन्सेप्ट तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है जी, लास्ट स्टेप, लास्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। कर लेना अब आगे। n फैक्टर कैसे निकालते थे? मॉलिक्यूलर मास जो आपने पहले ही से निकाला हुआ है अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, निकाल के देख लेना। ठीक है, आंसर आना है इथाइन C2H2 आंसर आना है, तब भी करके देखिए। नहीं आंसर निकलेगा फिर मुझे बताना है आपने बच्चों, व्हाट्सएप पे या जैसे भी मैसेज करके मुझे बताना है, तो फिर मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके आपको सेंड करूंगा फिर इसका आंसर। और तो कोई हल नहीं है, और कोई चारा नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए जी बच्चों, एक क्वेश्चन और देखिए। अगेन थोड़ा सा टफ तो है लेकिन करते हैं सॉल्व और फिर आगे की बात करते हैं। कहा जा रहा है एक रिएक्शन है, सीधे रिएक्शन पे फोकस कीजिए। रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्शन दे रखी है क्वेश्चन में। कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है 2 टाइम्स HCl के साथ, रिएक्शन बैलेंस की हुई है। कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, ऑब्वियस है कैल्शियम पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ ही कंबाइन होगा। ऐसे ऐसे रिएक्शन करना समझ जाओगे बच्चों आप। कैसे ये कैसे प्रोडक्ट बने ये हमें याद रखने हैं क्या? फिलहाल तो क्वेश्चन में दे रखे हैं, लेकिन यस ऐसा ऐसा आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। इस तरह से केमिस्ट्री पढ़नी है हमने। फिलहाल तो रिएक्शन दे रखी हैं, लेकिन आपको रिएक्टेंट्स देख के पहचानना आना चाहिए क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप बनेगा बच्चों, इतनी जल्दी ये चीजें नहीं आने वाली, स्टेप बाय स्टेप। कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट होके कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं और पीछे बच गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन देख लो आप, बैलेंस है। 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन 2 and 1 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। रिएक्शन बैलेंस है। कहा जा रहा है कि कितना CaCO3 रिक्वायर्ड है, व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ HCl। कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए HCl के साथ कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए। ठीक है, HCl का कुछ डाटा दे रखा है आपको, HCl का कुछ डाटा दे रखा है आपको। मैं एक काम करता हूं, सॉल्व करते करते यहां पे रिएक्शन लिख लेता हूं। सॉल्व आप ही को करना है, मैं तो आइडिया ही दूंगा। CaCO3 plus 2 times HCl gives us CaCl2 plus CO2 plus so on। आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे इसका और इसका ही रिलेशन निकालना है। ठीक है, आपको इसका डाटा निकालना है। इसका डाटा दे रखा है, कितना डाटा दे रखा है इसका? 250 ml ऑफ 0.75 मोलर, इसका डाटा दे रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन साइकोमेट्री, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसके 1 मोल जब यूज हो रहे हैं
तब इसके 2 मोल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, स्टाइकोमेट्री याद आई। जब इसके 2 मोल्स यूज हो रहे हैं तब इसके 1 मोल यूज हो रहे हैं। उसको छोड़ दो क्योंकि उसका डाटा हमने निकालना ही नहीं है, हम इसका डाटा निकालना है। ठीक है, अगर मुझे इसके मोल्स पता चल जाएं तो मुझे इसके भी मोल्स पता चल जाएंगे। जितने इसके मोल यूज हो रहे होंगे उसके हाफ इसके मोल यूज हो रहे होंगे। अगर इसके 2 मोल्स यूज हो रहे हैं तो इसके 1 मोल्स देख लो, नेचर का डाटा है। अगर इसके 10 मोल्स तो इसके 5 मोल्स आंसर आएगा। तो पहले मैं इसके मोल्स निकाल लेता हूं, HCl के मोल्स। कहां से निकालूंगा? ये मोलैरिटी वॉल्यूम से। ठीक है, पहले मैं साइड पे इसके मोल्स निकाल ही लेता हूं। यहां पे ये देखिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ml में है तो इंटू 1000। अब फॉर्मूले को अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, जब हम मोलैरिटी समझा था हमने, तब हमने फॉर्मूले को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने रटवाया नहीं था, आपको मीनिंग से समझाया था। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। मोलैरिटी है 0.75 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है 25 ml इंटू 1000। ये आ गया जी बच्चों 40। इसको सॉल्व करके n इज इक्वल टू 0.75 अपॉन 40। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके? HCl के। ठीक है, जब इसके 2 मोल्स तब इसके 1 मोल, जब इसके 1 मोल तब इसके हाफ मोल्स, और जब इसके 0.75 अपॉन 40 मोल्स तब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2 इंटू 0.75 अपॉन 40 मोल्स। मोल्स आ गए, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। ये आंसर नहीं है। CaCO3 निकालना है लेकिन मोल्स नहीं, मास निकालना है। ये तो मोल्स है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मास, मोल से मास तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ये है, मोलर मास CaCO3 का एटॉमिक मास इस प्लस करके 100 आएगा आई थिंक। ठीक है, उसको इधर ले जाओ, बस मास इन ग्राम्स निकल गया आंसर। क्वेश्चन आप ही को निकालना है, मैं हमेशा आइडिया ही दूंगा, क्वेश्चन आप ही को निकालना है। नहीं समझ आया तो अगेन बताना है, फिर तो मैं पूरा ही सॉल्व करूंगा। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, टॉपिक भी मैं ही पढ़ाऊं, क्वेश्चन भी मैं ही लिखूं, और फिर इसको सॉल्व भी पूरा मैं ही करूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, उससे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन भी मैं ही लिखूं, टॉपिक भी मैं ही समझाऊं, ठीक है, फिर उसको सॉल्व भी मैं ही करूं और फीस भी मैं ही लूं, उसका क्या फायदा? आपने क्या सीखा? रियल लाइफ में आपने क्या सीखा? ठीक है, प्रॉब्लम भी आप बनाओ अपनी लाइफ के लिए, फिर उसको सॉल्व भी खुद ना करो, सॉल्व पेरेंट्स करें, ये गलत है। ठीक है, किसी टाइम पे अपने हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसे आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ही नहीं है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते तो कैसे सॉल्व करोगे? छोड़ दोगे उस प्रॉब्लम को, डूब जाओगे उसी प्रॉब्लम में। तो ये पढ़ाई क्यों जरूरी है? ठीक है, इस पढ़ाई से आप डॉक्टर इंजीनियर तो बनोगे, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो ना, ये चीज रियल लाइफ में कहां यूज होगी? ये कैलकुलेशन रियल लाइफ में कहां यूज होने वाली है आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ाने के लिए? आज आप जितने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करोगे ना, उतनी आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन सॉल्व करना, मान लीजिए एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं। मान लो आप 10 क्वेश्चंस रोज के कर रहे हो, सपोज, करने तो चाहिए इतने, मुझे नहीं पता कितने कर रहे हो। अगर आप 10 क्वेश्चंस रोज के कर रहे हो, ठीक है, तो मान लीजिए 10 में से 5 क्वेश्चंस आपके रोज ठीक आ रहे हैं ऑन एवरेज। 10 में से 5 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, 5 इनकरेक्ट हैं। टॉपिक करने के बाद भी, टॉपिक समझने के बाद भी आपके 10 में से 5 क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं, 5 गलत आ रहे हैं। तो यही रूल अपनी लाइफ में भी लगाना। अगर आप अपनी लाइफ के लिए इस टाइम पे अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन लोगे तो बच्चों आप 50% करेक्ट हो सकते हो, 50% इनकरेक्ट। आपको अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की, सबसे पहले टीचर आपके पेरेंट, आपकी मदर है, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी 50% डिसीजन के लिए। इसलिए कहते हैं इस टाइम हम अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते। पेरेंट्स बताते हैं ये सब्जेक्ट रखो, पेरेंट्स बताते हैं ये फॉर्म फिल करो, टीचर्स बताते हैं ये कीजिए वो कीजिए, क्योंकि अभी आपके क्वेश्चंस अच्छे से नहीं निकल रहे।
ठीक है, एक होता है वो रट्टा मारना, वो अलग बात रही। एक होता है क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ गई है, आपकी एबिलिटी बढ़ गई है, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके 10 में से सिर्फ 3 क्वेश्चंस ठीक निकलते हैं, मतलब आप 30% करेक्ट हो, टॉपिक पढ़ने के बाद की बात कर रहा हूं, आप 30% करेक्ट हो, तो आपके लाइफ के डिसीजन भी ऐसे होंगे। आपके लाइफ के डिसीजन में भी आप 30% करेक्ट हो, 70% इनकरेक्ट हो, किसी भी चीज में। ठीक है, मान लो फ्रेंड्स ही बनाने हैं, तो वो फ्रेंड सही है नहीं है, आपका ये डिसीजन कैसा होगा, 30% करेक्ट 70% इनकरेक्ट, पक्का नहीं है। टीचर्स की, पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी मैं आपकी बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूं। ठीक है, मुझे क्या, मैं तो यहां बैठा हूं, मैं तो कैलकुलेटर लेके सॉल्व करके बता ही सकता हूं आपको। आप खुद सॉल्व कीजिए विदाउट कैलकुलेटर, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, आपको यही रोज खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपनी एबिलिटी, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, ध्यान रहे, सेल्फ स्टडी का ये मतलब नहीं है कि कल आप खुद ही बुक लेके बैठ जाओगे और पढ़ने लगोगे, है तो वो भी तरीका सही है। ठीक है, आप लेकिन अगर खुद बुक लेके मोल कॉन्सेप्ट समझने लगोगे तो शायद 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता लग जाएगा। हमने वही चीज 1 आवर में समझा देनी है। तो टीचर की हेल्प से सेल्फ स्टडी करनी है, विद द हेल्प ऑफ टीचर सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन टीचर की हेल्प से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है, अब जितने क्वेश्चन मैंने बताए, इसका लास्ट भी एक क्वेश्चन है, इतने मैंने कर लिए तो 1.36 आप खुद कर लोगे, लेकिन लास्ट में करना। लास्ट में पहले 1.34 करो, 1.35 कीजिए, फाइनल आंसर निकाल के मुझे सेंड कीजिए, 1.36 कीजिए, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस ये यूनिट खत्म ही होने वाला है 1 या 2 लेक्चर्स में। अभी समझ लो हम ये यूनिट बस ऐसे लटका रहे हैं और कुछ नहीं, जानबूझ के लटका रहे हैं, जानबूझ के। ठीक है, आज ही खत्म हो सकता है, लेकिन अभी 2 दिन और चलाएंगे हम इस यूनिट को। थ्योरीज बची हैं, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी वगैरह, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह जो फिजिक्स में भी हैं। 2 दिन इसलिए लटकाएंगे ताकि आप ये पुराना पेंडिंग सारी चीज कर लीजिए और फिर एक टेस्ट दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।